Hello and welcome to the English Adda. This class is a very short class and we are going to talk about the summary of Desperate Remedies by Thomas Hardy. Desperate Remedies थॉमस हार्डी की पहली पब्लिश्ड नावल है और ये इसके पहले उनकी एक नावल थी जिसका कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम फर्स्ट नावल नहीं मानते। फर्स्ट नावल हम डेस्परेट रेमेडीज़ को ही मानते हैं। कहीं कहीं पे आपको सेकंड नावल भी लिखा हुआ दिखेगा क्योंकि यह सेकंड रिटन नावल है। ऑल्दो पब्लिश्ड ये हुई है सबसे पहले, तो फर्स्ट नावल के रूप में हम डेस्परेट रेमेडीज़ को ही मानते हैं। 1871 में ये नावल पब्लिश होती है और इसको पब्लिश किया गया था एनोनिमसली। मतलब ये है कि जो नॉवलिस्ट हैं उन्होंने अपना नाम इसके साथ ऐड नहीं किया था, राइट। और पब्लिश करने वाली कंपनी का नाम था टेंसले ब्रदर्स। ये पब्लिकेशन हाउस था जहाँ से ये नावल सबसे पहले पब्लिश हुई थी। 1835 से 1860 के बीच में ये नावल एक सीरियलाइज्ड फॉर्म में पब्लिश हुई थी। जैसा कि आपको पता है कि ज़्यादातर नावल्स उस समय विक्टोरियन एज में सीरियलाइज्ड फॉर्म में पब्लिश हुआ करती थी। चैप्टर्स में कुछ चैप्टर्स के नाम मैंने आपको दे दिए हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, जैसे द इवेंट्स ऑफ 30 years, द इवेंट्स ऑफ अ फोर्टनाइट एंड द इवेंट्स ऑफ 8 days। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको नावल से कनेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। ये नावल विक्टोरियन एज के नावल्स के ख़िलाफ़ थोड़ा जाती है और हार्डी की अपनी आइडियोलॉजी के भी खिलाफ जाती है। बिकॉज इन मोस्ट ऑफ हार्डीज़ नावल, जिसमें टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप देखेंगे कि जो एंडिंग है वो एक ट्रैजिक एंडिंग होती है। बट दिस नावल डज नॉट हैव अ ट्रैजिक एंडिंग। इसमें जो एक्टर और एक्ट्रेस है या हीरोइन हीरोइन है वो फाइनली मिल जाते हैं, ठीक है, उनकी शादी हो जाती है, एक हैप्पी रियूनियन होता है। इसमें लव की जीत होती है। दैट इज़ वाई दिस नावल कैन बी कंसिडर्ड स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर नावल्स ऑफ द विक्टोरियन एज और लेटर नावल्स ऑफ थॉमस हार्डी। आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कैरेक्टर्स से, इसके पहले कि हम आपको स्टोरी बताएं। तो देखिए, जो सबसे पहले कैरेक्टर हैं वो हैं आपकी सिथेरिया ग्रे और सिथेरिया ग्रे। एंड सिथेरिया ग्रे is an exceptional young woman, right, young maiden who glowed amid dullness like a single bright red poppy. So I'm using the line that Hardy has used for her, in a field of brown stubble. So she is talented, she is young, she is full of energy. एंड आपको पता है जब भी एक ऐसी यंग लेडी आपको हार्डी की नॉवेल्स में दिखेगी तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसके साथ होने वाली है। तो सिथेरिया के साथ भी होती है। A young woman whose father and brothers seem to lack in common sense, right? So एक फादर हैं, इनके ब्रदर हैं, दोनों के पास कॉमन सेंस की कमी है। दोनों को नहीं पता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट, हाउ टू हैंडल, हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर डॉटर और सिस्टर। सो ऑब्वियसली सिथेरिया को प्रॉब्लम्स तो होनी ही थी। एंड अ फ्रेंडलेस वुमेन हु इज़ ब्लोन आउट अबाउट लाइक अ रीड शेकन विद द विंड। सो दीज आर द लाइन्स दैट हैव बीन यूज्ड बाय थॉमस हार्डी फॉर सिथेरिया। नाउ सेकेंड कैरेक्टर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इज मिस एटक्लिफ। मिस एटक्लिफ एक एक्सेंट्रिक वीमेन है। इनका जो पूरा नाम है वो भी सिथेरिया उसमें है, इसलिए इनको आप अनदर सिथेरिया कह सकते हैं, सिथेरिया एटक्लिफ। एंड इन ये जो वुमेन है इनको सिथेरिया के फादर प्यार करते थे और इनसे शादी करना चाहते थे, बट वो शादी नहीं कर पाते। तो मतलब ये है कि सिथेरिया के फादर he was in love with Miss Radcliffe and he wanted to marry her, बट वो प्यार नहीं कर पाए। तो अभी तक दो कैरेक्टर हो गए, एक आपकी सिथेरिया ग्रे हो गई, दूसरी सिथेरिया आपकी मिस एडक्लिफ हो गई। अब इन दो मेन कैरेक्टर से हम बाहर आते हैं
और स्टोरी पर फोकस करते हैं और बाकी कैरेक्टर्स के बारे में बातें करते हैं। तो अगला कैरेक्टर जो है वो आपका एडवर्ड स्प्रिंगग्रोव है। एडवर्ड स्प्रिंगग्रोव एक आर्किटेक्ट है, एक यंग आर्किटेक्ट है, और ये एक यंग आर्किटेक्ट है जिनसे सिथेरिया प्यार करती है। सिथेरिया जो है वो एडवर्ड से प्यार करती है, और ये एक लड़का है जिसका नाम है एनियस मैनस्टन। एनियस मैनस्टन जो है वो मिस एटलिफ का बेटा है, बट वो इलेजिटिमेट सन है, राइट। बास्टर्ड तो नहीं कह सकते, बट इलेजिटिमेट सन है, राइट। एक्सेंट्रिक मिस एटलिफ का ये एक बेटा है जो इलेजिटिमेट चाइल्ड है। ये इसके 4 मेन कैरेक्टर्स हैं, राइट। टाइटल जो नॉवेल का डेस्परेट रेमेडीज़ है, उसका मतलब ये है कि बहुत डेस्परेट चीज़ें करनी पड़ती हैं आदमी को अपने लव तक पहुंचने के लिए, अपने प्यार तक पहुंचने के लिए, और प्लॉट इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि लास्ट में हार्डी को खुद ही बहुत डेस्परेट चीज़ें करनी पड़ती हैं उस प्लॉट को अनरेवल करने के लिए, प्लॉट की समस्याओं को दूर करने के लिए। और फाइनली जब नॉवेल ख़त्म होती है तो सिथेरिया और एडवर्ड स्प्रिंगग्रोव की शादी हो जाती है, राइट। इसको करने के लिए थोड़ा सा प्लॉट की डिटेल में चलते हैं। तो सिथेरिया स्प्रिंगग्रोव एडवर्ड से शादी करना चाहती थी, वो प्यार करती थी, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो गरीब थी, उसके पिताजी के पास भी पैसे कम थे। तो सिथेरिया नौकरी करती है एक्सेंट्रिक मिस एटक्लिफ। मैं इनको एक्सेंट्रिक बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इनका बिहेवियर ही एक्सेंट्रिक होता था, ठीक है। मिस एटक्लिफ के यहाँ वो एक नौकरी करने लगती है, उनकी यहाँ सर्वेंट बन जाती है, ठीक है। और मिस एटक्लिफ जो है कोशिश करती हैं कि सिथेरिया और एडवर्ड इन लोगों की शादी ना हो पाए, इन लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, ऐसी वो कोशिश करती हैं। और वो ऐसी खबरें फैलाती हैं जिसमें कहती हैं कि एडवर्ड जो है वो ऑलरेडी इंगेज्ड है एक वुमेन से, और एक्चुअली वो उस वुमेन को प्यार नहीं करता है, लेकिन उसको वो ऑलरेडी इंगेज्ड है। ऐसी खबरें वो प्लॉट करती हैं। ये भी कहती हैं कि एडवर्ड जो है उसका एक भाई है जो बीमार है, राइट, जहाँ पे उसको जाना पड़ेगा। तो ये ढेर सारी बातें वो फैलाती हैं। तो इस सब के चक्कर में सिथेरिया जो है वो एनियस मैनस्टन, ये जो लड़का है जो एक्चुअली इनका बेटा है मिस एटक्लिफ का, उसका हैंड्स एक्सेप्ट कर लेती हैं, मतलब उससे शादी करना स्वीकार कर लेती है, राइट। और ऐसा कहते हैं कि जो इसकी मैनस्टन की, एनियस मैनस्टन की पहली वाइफ थी, वो घर में आग लगने की वजह से, एक जगह ये लोग गए थे घूमने के लिए, वहाँ आग लगने की वजह से वो मर गई थी, राइट। लेकिन ये जो शादी है जो सिथेरिया और मैनस्टन की शादी होती है, ये शादी बहुत जल्दी ही कैंसिल हो जाती है। इसको आप कहिए कि डाइवोर्स करना पड़ता है। उसका रीज़न ये होता है कि पता चलता है कि जो मैनस्टन की पहली वाइफ थी वो एक्चुअली वहाँ से जब आग लगी, जहाँ पे जिस होटल में ये लोग रुके थे, तो आग लगने पे वो मरी नहीं थी, बल्कि वो वहाँ से बच के भाग गई थी, मतलब वहाँ से निकल गई थी। और अब मैनस्टन की वाइफ वापस आ जाती है, राइट, और वो मैनस्टन के साथ रहना चाहती है। तो जो सिथेरिया है और उसका जो भाई है, और वहाँ पे एक चर्च के मेंबर हैं, रेक्टर हैं, और एडवर्ड, ये जो इनका सिथेरिया का पहला प्रेमी है, ये लोग डाउट करते हैं कि जो मिसेस मैनस्टन है, यानी कि जो एनियस मैनस्टन की वाइफ है, जो वापस आई है, कह रही कि नहीं मैं जली नहीं थी, मैं तो अब बच के भाग गई थी, वो एक्चुअली, यानी मैनस्टन की वाइफ एक्चुअली एक धोखेबाज है। वो ओरिजिनल लड़की, मतलब जो असल में लड़की थी वो नहीं है, ये दूसरी लड़की है। शायद वो जल गई थी और मैनस्टन किसी दूसरी लड़की को अपनी वाइफ बना करके ले आया है। जब प्लॉट आगे बढ़ता है तो पता चलता है कि जो एनियस मैनस्टन है, एक्चुअली उसने अपनी वाइफ को उस होटल में लड़ाई के दौरान मर्डर कर दिया था। उसकी वाइफ मर गई थी, और उसकी वाइफ की मौत को छिपाने के लिए ये फायर वाला पूरा प्रोग्राम होता है। फायर आग लगती है या लगाई जाती है, और पुलिस से बचने के लिए मैनस्टन एक ऐसी लड़की को अपनी वाइफ बनाकर रख लेता है।
कहता है कि मेरी वाइफ वहाँ पर बच गई थी, राइट। तो जिससे कि उसको मर्डर के लिए प्रोसिक्यूट ना किया जा सके। तो मैनस्टन अपने आप को बचाने के लिए ये पूरी प्लानिंग करता है। सबको लगता है कि जो मैनस्टन है वो मर्डरर है, और वो सोचते हैं कि वो पुलिस के पास जाने से बचने के लिए ऐसा कर रहा है, राइट। और उसके पास एक ही तरीका है कि उसकी वाइफ जिंदा वापस आ जाए, और उसकी वाइफ वापस आ भी जाती है। नॉवेल का जो क्लाइमैक्स होता है उसमें काफ़ी कुछ गड़बड़ होता है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। जो मैनस्टन है वो सिथेरिया को किडनैप करके भागने की कोशिश करता है लास्ट में। मैनस्टन यानी कि एनियस मैनस्टन जो मिस एटक्लिफ का बेटा है, वो सोचता है वो सिथेरिया को किडनैप कर ले और वहाँ से भाग जाए, लेकिन एडवर्ड बीच में आ जाता है, और एडवर्ड भी सिथेरिया से प्यार करता था, ये दोनों का प्यार काफ़ी पक्का था। बीच में आ जाता है और इनको बचाता है, और बाद में जो रोकता है, और फिर लास्ट में ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, जो ये लड़का है आपका मैनस्टन, ये फाइनली सुसाइड कमिट कर लेता है, राइट। प्लॉट के एंड में, कहानी के अंत में ये सुसाइड कमिट कर लेता है, और सिथेरिया और एडवर्ड की शादी हो जाती है, और स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। नॉवेल की स्टोरी ये है, इतना आप समझ लीजिए। मेन कैरेक्टर्स मैंने आपको बता दिया, प्लॉट बता दिया, और पब्लिकेशन हिस्ट्री वगैरह बता दी, तो इतना आप समझ लेंगे। कुछ कोटेशंस हैं, 2-3 मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको नॉवेल से जुड़ने में मदद मिलेगी, और हार्डी की आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश में हेल्प मिलेगी। पेज नंबर 192 पर एक कोटेशन है, द फैक्ट रिमेन्स दैट आफ्टर ऑल वीमेन आर मैनकाइंड, एंड दैट इन मैनी ऑफ द सेंटिमेंट्स ऑफ लाइफ द difference of sex is but a difference of degree. So हार्डी यहाँ पे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो वीमेन है उनको जो हम सेकेंड ग्रेड सिटीजन की तरह डील करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, राइट। थोड़ा बहुत कम इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, ऐसा वो मानते हैं। कोटेशन सेकेंड इज दैट डोंट लव टू blindly you will love if you love at all, but a little care is still possible to a well-disciplined heart. May that heart be yours as it was not mine. Cultivate the art of renunciation. So यहाँ पे जो राइटर है वो एडवाइस कर रहे हैं कि लव जो है वो ब्लाइंड होता है तभी सही होता है, लेकिन उसमें भी कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए। हार्ट जो ब्लाइंडली लव करता है उसमें केयर और डिसिप्लिन की वैल्यू है। सो यू सी ही इज़ ट्राइंग टू टॉक अबाउट दी लव and how should you fall in love, etc. This is on page number 15, and the last quotation that I have selected is from page number 306, that says, it seems to be an almost universal rule that a woman who once has courted or who eventually will court the society of men on terms dangerous to her honor cannot refrain from flinging the meaning glance whenever the moment arrives in which the glance is strongly asked for, even her life and whole future depended upon that moment's abstinence. So in order to understand this, you have to understand this that moment's abstinence, you know. So he is trying to say that there's one particular moment that can, you know, describe, that can define the destiny of a woman. So overall, if you see, Hardy is too much keen to talk about women and their destiny, and you will find that in most of the cases Hardy is focusing on the condition of women and the things that happen with women. ये तो पहली नॉवेल है, इसके आगे जो नॉवेल्स हैं आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये हार्डी की फिलॉसफी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वीमेन की डेस्टिनी के बारे में बात करना। सो दिस इज़ ऑल गाइस फॉर दिस वीडियो। आप अगर UGC नेट का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जो ऑलरेडी चल रहा है, तो उसके सेकेंड पेपर के कंप्लीट कोर्स की फ़ीस सिर्फ ₹2499 है,
आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ आवर एडवर्टीजमेंट। एंड अगर आप 15 जनवरी से पहले ज्वाइन करते हैं तो ये आपको 2499 ही पे करना पड़ेगा। अगर आप 15 जनवरी के बाद ज्वाइन करेंगे तो फीस हो जाएगी 3499। द कोर्स विल स्टिल बी अवेलेबल। We are teaching everything in the UGC NET course, and all lectures are recorded. You can watch them anytime. Live lectures are there. If you miss them, you can access them in recording form. If you wish to enroll or if you wish to inquire further, you can contact on WhatsApp or on call on this number. Thank you for watching this. We will be coming back again very soon with another video on the novels of Thomas Hardy. Thank you.